नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 12 सितंबर 2024 को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। देखो प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का योग अगर निकालना है तो n कोष्टक n+1 2n+1 2n+1/6 ये टोटल आ गया। लेकिन एवरेज अगर निकालना है तो जितना योग है सिग्मा एन स्क्वायर है उसमें किसका भाग देना पड़ेगा, जितनी संख्या है सिग्मा एन स्क्वायर बटे एन। तो यहां से अगर मैं एवरेज निकालूं तो देखो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, n+1 2n+1/6। तो देखो यहाँ एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 46, एन बराबर कितना आ जाएगा 46, 46 मान रखता हूँ, 46 और ये कितना हो गया 47, 47। 46 यहाँ मान रखता हूँ, 46 का डबल 92 और ये कितना हो गया 93/6। तो 3 से काटूंगा 31 और 3 से काटूंगा 2 बार। अब 31 को 47 से मल्टीप्लाई करो, 31 का भाड़ा 7 बार बोला 217, 21 124 और 21 145, 1457/2। अब 1457 का आधा करूं तो 14 का आधा 7 और 57 का आधा कितना हो गया 28.5। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या आ गया डी ऑप्शन। देखो यहाँ बात करें प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ प्रथम n प्राकृत संख्याओं के का योग पूछता, सिग्मा n पूछता तो क्या आता n कोष्टक n+1/2। तो ध्यान रखना n कोष्टक n+1/2। यहाँ क्यूब का योग पूछता सिग्मा n क्यूब, वो क्या होता है n कोष्टक n+1/2 का स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो n कोष्टक n+1/2, स्क्वायर का योग पूछे तो n कोष्टक n+1 तो n+1/6 और n क्यूब पूछे तो n कोष्टक n+1/2 का होल स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ दिन उधार लिया, 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को धन का 9/5 भाग वापस कर दिया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो 9/5 भाग यानी प्रिंसिपल 5 था तो उसने चुकाया कितना 9, अमाउंट कितना हो गया 9। देखो 5 रुपए की 9 रुपए चुकाए तो उसको ब्याज कितना देना पड़ा 4 रुपए देना पड़ा। और कितने वर्ष में देना पड़ा 4 वर्षों में। कितने वर्ष में 4 ईयर्स में। तो 1 साल का ब्याज ऐसे कितना जाएगा 4/4 1। अब एक ब्याज चुका रहा है और कितने प्रिंसिपल पे 5 पे। ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे दिया जाता था 1/5 इंटू 100, ये रेट आ जाएगी कितना आ जाएगा 20%। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने के बाद आंसर कितना आया 20%। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्या लिखा हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी 180 रुपए था, इससे 15% की छूट पर बेचा, छूट ज्ञात करें। देखो इससे इजी क्वेश्चन ऐसे सीजीएल में नहीं पूछा जा सकता। क्यों? क्योंकि देखो 180 का 15% निकालना था और परसेंटेज निकालना सबसे इजी प्रोसेस है 15/100। 180 इंटू 15/100 क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे काउंट किया जाता है। एमआरपी 180 है उसमें 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो 180 का 15% निकाल दो। 180 का 15% निकाला, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 18 इंटू 15 270 कितना जाएगा 27 27 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया और आंसर कितना आ गया 27। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, त्रिभुज डीईएम में कोण डी का समद्विभाजक बाइसेक्टर भुजा ईएफ को बिंदु एन पर प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है। यदि डीई बराबर 36 सेंटीमीटर, डी एफ बराबर 40 सेंटीमीटर और ई एफ बराबर 38 सेंटीमीटर है तो एन एफ की लंबाई क्या होगी। तो देखो सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम बनाऊंगा तो त्रिभुज डीई एफ डीई एफ डीई एफ। अब देखो कोण डी का समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ई एफ को एन पर मिलता है। देखो बिंदु एन होता है वो, देखो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है यानी ये वाला एंगल बराबर और ये वाला एंगल बराबर, तो होता क्या है कि डीई बटा डीएफ यानी ये वाली भुजा
और ये वाली भुजा का जो अनुपात होता है वही अनुपात होता है EN बटा NF, EN बटा NF। इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वही अनुपात किसका रहेगा, इन दोनों भुजाओं का। अब यहां मैं DE बटे DF की बात करूं, DE बटे DF की बात करूं, DE का मान 36 है और DF की बात करूं तो कितना जाएगा 40, तो कितना जाएगा 9 अनुपात 10। यानी ये भुजाएं 9 अनुपात 10 में है, तो ये भी किस अनुपात में रहेगी, 9 अनुपात 10 में। अब EF टोटल है कितना, EF दे रखा है 38 सेंटीमीटर, 38 दे रखा है, तो यहां से देखो रेशियो में टोटल 10 और 9 कितना है 19 का। पूछा किसका मान है, NF का, NF कितना है 10, तो 38 बटे 19 इंटू 10, ये NF का माना जाएगा। यहाँ से मान निकाला डबल 20 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात थी वो क्या थी कि किसी भी त्रिभुज में जो एंगल बाइसेक्टर होता है सामने वाले भुजा पे, वो उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में ये दोनों भुजाएं होती। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 20 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 44 सेंटीमीटर की चाप लंबाई वाले एक ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 30 डिग्री का केंद्रीय कोण अंतरित करता है। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 गुणा L गुणा R, चाप की लंबाई इंटू L, यहाँ क्या है चाप की लंबाई। यहाँ L का मान कितना दे दिया 44 सेंटीमीटर। अब देखो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होती क्या है 2πr थीटा बटे 360, लिखवाई थी क्या 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। अब देखो यहां से अगर L का मान अपने पास 44 है, अगर R का मान भी आ जाए तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहां से मैं सोल्व करता हूँ, 44 बराबर 2 पाई का मान कितना हो गया 22/7 इंटू R, और थीटा कितना है 30 डिग्री बटे 360, इसको सिर्फ सोल्व करना है। देखो 22 इंटू 2 कितना हो गया 44, कैंसिल हो गया। 30 में 12 का भाग दिया कितना 12 बार गया 3/360, तो R बराबर कितना जाएगा 12 इंटू 7, 12 7 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। अब देखो एरिया क्या होता है 1/2 गुणा L गुणा R, एक होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब किसी भी तरीके से निकाल लो आंसर आ जाएगा। यहाँ R का मान रखोगे और थीटा का मान 30 डिग्री रखोगे तो भी एरिया जाएगा, या फिर 1/2 गुणा L गुणा R करोगे तो भी एरिया आ जाएगा। तो यहाँ मैं इससे सोल्व करता हूँ तो एरिया आ जाएगा 1/2, L का मान कितना है 44 44, R का मान कितना निकाला 84। ठीक है, देखो यहाँ से सोल्व किया, 2 से कितने बार गया 42, तो 42 इंटू 44, 42 इंटू 44, देखो 42 इंटू 44 43 प्लस 1 44, 43 माइनस 1 42, a प्लस बी ए माइनस बी, 43 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर निकालना बताया था क्या 18 49 में से 1 माइनस करोगे कितना जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व किया और कौन सा ऑप्शन आ गया डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ गया डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 डीआई का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, कंपनी के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों का प्रतिशत बंटन, यदि विभाग डी में 30% कर्मचारी महिलाएं हों तो उस विभाग में कितने पुरुष कर्मचारी होंगे। देखो सबसे पहले बात तो यह है कि 30% महिलाएं हैं तो पुरुष होंगे वो 70% होंगे। पुरुष कितने होंगे 70% होंगे, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा। तो 45 में 7 का भाग नहीं जाता, 40 में 7 का भाग नहीं जाता, 50,000 में 5,000 में 7 का भाग नहीं जाता, तो एक ही ऑप्शन बचा डी, 42 में 7 का भाग जाता है। इसको अगर बेसिकली सोल्व करें तो डी में क्या है, डी 30% है, 30 का 30% महिलाएं हैं तो 30 का 70% क्या है पुरुष है, तो 30 इंटू 70/100, ये डी में पुरुष कर्मचारी की संख्या आ जाएगी 21%। कितनी आ जाएगी 21%। अब यहाँ जो अपने को टोटल दे रखा है 20,000 दे रखा है, 20,000 का अगर मैं 21% निकालूं 21/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 21 का डबल कितना हो गया 42, 4,200 रुपये। बेसिक से सोल्व करोगे तो भी 4,200 रुपये आएगा। लेकिन यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि 30% कर्मचारी महिला है तो 70% क्या होंगे पुरुष। 70% है मतलब 70% निकालना पड़ेगा तो 7 मल्टीप्लाई होगा, तो जो ऑप्शन आएगा उसमें 7 का भाग
जाएगा। तो सीधा सीधा दिख रहा था 40 45 40 50 में 7 का भाग नहीं जाता, 42 में जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, m प्लस एन बराबर 24, देन m माइनस 16 का क्यूब प्लस n माइनस 8 का क्यूब का मान क्या होगा। तो एक बार एकदम बेसिक से देखते हैं। मैं इसको मान लेता हूं a, क्या मान लेता हूं a, और इसको क्या मान लेता हूं b। अब यहां से अगर मैं a प्लस बी का मान निकालूं, a प्लस बी का मान निकालूं तो a की जगह तो रखना पड़ेगा m माइनस 16 और b की जगह रखना पड़ेगा n माइनस 8। तो यहां से देखो m प्लस n बराबर कितना आ गया, m प्लस n माइनस कितना आ गया 24 आ गया, क्योंकि माइनस 16 और माइनस 8 कितना हो गया 24, और m प्लस n की वैल्यू दे रखी है 24, तो 24 माइनस 24 कितना हो गया 0। तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया 0। अब देखो यहाँ जो पूछा है वो पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या पूछा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, क्योंकि इसको a माना है, इसका ऊपर पावर 3 लगाया हुआ है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, फॉर्मूला रखूंगा तो ये क्या हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है क्या। अब यहाँ a प्लस बी की वैल्यू 0 निकाल ली, तो 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे क्या आना है 0 आना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान भी कितना आएगा 0। यह तो एकदम बेसिक तरह का क्वेश्चन नंबर 7। और एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करना है कि देखो m प्लस n का मान 24 होना है, चाहे किसी भी तरीके से कर लो, किसी भी तरीके से कर लो, m प्लस n कितना होना चाहिए 24। तो मैं यहाँ m की जगह लिख देता हूँ 16, n का मान लिख लेता हूँ 8। देखो यहाँ 16 माइनस 16 0, 8 माइनस 8 कितना हो गया 0, तो 0 प्लस 0 आंसर कितना आ जाता 0। ये था एग्जाम में करने का तरीका, लेकिन इसका रीजन क्या होता है ये बता दिया कि a प्लस बी बराबर अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान भी 0 होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 1/1 प्लस cos थीटा प्लस 1/1 माइनस cos थीटा। देखो यहाँ से 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा का अगर एलसीएम लूं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा। अब देखो इससे काटेंगे तो ये 1 प्लस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस cos थीटा, प्लस दूसरे में 1 माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस cos थीटा। देखो इसको सोल्व करें तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, एक और एक कितना आ जाएगा 2। यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर कितना होता है एक, और cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर। देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर किसका उल्टा होता है कोसेक का, तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है सी ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, सीधी अपने कंप्यूटर को 24,318 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/4। देखो यहाँ जो ये दे रखी है सेलिंग प्राइस के 1/6, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नॉर्मली प्रॉफिट लॉस की गणना करते हैं सीपी पे कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन यहाँ दे रखा है विक्रय मूल्य के 1/6, तो 1/6 को मैं लिख दूं, यानी नॉर्मली ये सीपी होता है लेकिन यहाँ बोला है एसपी होगा, ऊपर क्या है प्रॉफिट, तो सीपी अगर कॉस्ट प्राइस निकालूं तो एसपी माइनस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट लाभ, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। अब देखो सीपी 5 है और प्रॉफिट कितना है 1, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट बटे सीपी 1/5 इंटू 100, 1/5 का मतलब कितना होता है 20%। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व किया, खूब बार रिपीट हुआ है, इन 10 शिफ्ट में कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका। देखो ये आगे वाला लाइन सेम है, यहाँ हर बार चेंज कर रहा है, हर बार क्या कर रहा है चेंज, लेकिन इसका तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि जब ऑप्शन परसेंटेज में दे रखा है तो पैसे वाली वैल्यू काम में मत लो, जिससे कैलकुलेशन कम होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड मास का क्वेश्चन है, 2.5 प्लस 1.5। देखो 2.5 और 1.5 को जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर भाग 4 ओप 1/2 गुणा 8। देखो यहाँ इसको सोल्व करूं, पहले ओप को सोल्व करो 2, 16 में 2 का भाग दिया कितना आया 8 आया, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 64 आया, और 64 में से 1 माइनस किया तो कितना आया 63। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया 63। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किए जाने पर एक चोर शुरुआत में 150 मीटर आगे था। यदि पुलिसकर्मी की चाल और चोर की चाल का अनुपात 5:4 था, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा। देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी समझने की बात है। पुलिस और चोर, इनकी जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कितना है, 150 मीटर है। कितना, 150 मीटर। अब देखो वो दौड़ेंगे तो वो समान समय के दौड़ेंगे, तो अगर समय निश्चित है या कांस्टेंट है, तो चाल और दूरी का अनुपात क्या होता है, सेम। यानी पुलिस अगर 5 किलोमीटर दौड़ेगा तो चोर कितना दौड़ेगा, 4 किलोमीटर। कितना दौड़ेगा, 4। तो देखो 5 और 4 का डिफरेंस यहाँ से कितना गया, 1 आ गया। तो डिफरेंस देख कितना रखा है, 150 मीटर। 150 मीटर, एक की वैल्यू 150 मीटर है। अब किसी का भी मान पूछो, लास्ट वाले पूछो, लास्ट वाला देखो, चोर कितनी दूरी, चोर कितनी दूरी, देखो चोर कितनी दूरी जा रहा है, 4 जा रहा है। तो यहाँ से 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 का 4 गुना, और 150 का 4 गुना कितना होता है, 600 मीटर। कितना आता है, 600 मीटर। ये चोर द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, 600 मीटर। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों के बीच अनुपात 2:3। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दी जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। तो एक तरफ लिखता हूं मेल, एक तरफ लिखता हूं फीमेल, 2:3। पहली कंडीशन में 2:3, दूसरी कंडीशन की बात करूं तो वो 5:6 हो जाता है। वो कब हो जाता है, जब पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दो। तो सिर्फ पुरुष बढ़ा रहे हैं तो महिलाओं की संख्या सेम रहेगी क्या, देखो महिलाओं की संख्या सेम करता हूं तो 3 × 2 6, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी पुरुष पहले 4 थे तो अब कितने हो जाएंगे, 5। अब कितने हो जाएंगे, 5। तो एक बढ़ गया, और इस ये एक बढ़ावा कितना, किसका मान दे रखा है, 200 का मान दे रखा है। तो यहाँ से एक की वैल्यू 200 आई है, अब किसी की भी वैल्यू पूछो आंसर आ जाएगा। तो क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं, देखो कितनी है, 3 दूनी 6, 6 का मान कितना आ जाएगा, 200 इंटू 6, 200 इंटू 6, आंसर कितना आ जाएगा, 1200। कितना आंसर आ जाएगा, 1200। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, 1200। क्वेश्चन भी 12 और आंसर भी क्या, 1200। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 7 tan थीटा बराबर 3, देन 7 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बटे 7 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। देखो यहाँ साइन और cos की डिग्री सेम है क्या, डिग्री सेम मतलब इनकी पावर सेम है हर पद में। तो यहाँ मैं tan थीटा बराबर 3/7 और tan थीटा बराबर 3/7 आ गया यहाँ से, लेकिन यहाँ tan थीटा की वैल्यू sin थीटा बटे cos थीटा भी होती है। तो यहाँ मैं साइन की जगह सीधा 3 लिख दूं, cos की जगह 7 रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम है। तो यहाँ मैं रखूं 7 × 3 प्लस 5 × 7 बट्टे 7 × 3 माइनस 2 × 7। देखो 7 या 21 और 35 कितना हो गया, 56 आएगा ऊपर। 7 या 21 माइनस 14 कितना आ जाएगा, 7, 56/7। सोल्व किया, कितना आंसर आ गया, 8। सीधा मान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करने के बाद क्या आंसर आया, 8। कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, दो पाइप लिखा हुआ है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 48 मिनट और 66 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 32 मिनट में भर जाए। देखो देखो सबसे पहले काम क्या होता है कि ए और बी उनकी एफिशिएंसी निकालनी होती है, और एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 48 और 66, इनका एलसीएम लेना। अब देखो सीधा एलसीएम दिमाग में नहीं आ रहा तो 48 का मैं फैक्टर लिख देता हूँ 6 × 8। क्या लिख दिया, 6 × 8, और 66 का मैंने फैक्टर लिख दिया 6 × 11। देखो 6 तो दोनों में कॉमन आ रहा है तो एलसीएम एक तो आ जाएगा 6 × 8 × 11, 6 × 8 × 11। देखो 8 6 48, 48 को 11 से इंटू किया कितना है, 528, 528। अब 48 का भाग दिया, ये 11 बार गया और ये कितनी बार गया, 8 बार गया। यानी ए 1 मिनट में भरेगा 11 और बी 1 मिनट में भरेगा 8, और टोटल जो एफिशिएंसी अपने पास है वो कितनी है, 528। आगे क्या बोल रहा है, दोनों पाइपों को एक साथ, देखो मान लो ये टैंक है, ये क्या है, टैंक है, तो पहले ए और बी को खोल दिया जाता है, उसके बाद में बी को बंद कर दिया तो लास्ट में ए को,
अभी इस प्रोसेस में क्या होगा कि पूरे 32 मिनट में ये टैंक भर जाएगा और पूरे 32 मिनट में एक चीज दिख रही है कि ए पूरे 32 मिनट में काम कर रहा है, पूरे 32 मिनट में काम कर रहा है, तो ए 32 मिनट में कितना काम कर देगा, 32 × 11, 32 × 11, तो ए द्वारा किया गया कार्य कितना गया, 352। अब इसके अलावा जितना भी कार्य बचा वो किसने किया, बी ने किया। तो 528 में से 352 माइनस करूं तो ये बी का कार्य आ जाएगा। 176 ये टोटल कार्य आ गया 176। अब देखो बी की 1 मिनट का कार्य कितना आ गया, 8। बी की एफिशिएंसी 8 है और उसको काम करना है 176/8, तो ये बी जितने समय काम किया वो आंसर आ जाएगा 22 मिनट। कितना, 22 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, 22 मिनट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 डीआई का क्वेश्चन है। डीआई में लिखे हुए हैं फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस, गोल्फ और हॉकी, और ये दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, यदि टेनिस और फुटबॉल पर खर्च की गई कुल राशि 1,45,000 है तो दिए गए सभी खेलों पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है। देखो टेनिस और फुटबॉल को अगर मैं ऐड करूं, टेनिस का देखो 14%, देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं लिख देता हूँ 14% है। टेनिस का कितना है, 14%। और फुटबॉल की बात करूं तो फुटबॉल का दे रखा है 15%। कितना, 15%। तो 1,45,000 है, इन दोनों का है तो ये 29% की वैल्यू है। सभी खेलों पे परसेंटेज में टोटल कितना मानते हैं, 100। अगर यहाँ डिग्री में दिए हुए थे माने तो कितना मानते हैं, 360 डिग्री, तो यहाँ से टोटल आ जाएगा। देखो ये 29 का 5 गुना है, तो 5 के आगे कितनी जीरो लगानी है, तो 3 जीरो तो यहाँ बची हुई है और 100 की 2 जीरो और लगा दो, ये आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन, 5 लाख। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, एक आदमी प्रत्येक माह 20 किलोग्राम चावल और 8 किलोग्राम गेहूं का उपयोग करता है। जो लिखते जाओ जिससे काम आसान रहेगा। मैं पहले चावल को आर लिख रहा हूं और गेहूं को लिख रहा हूं डब्लू, और पहले बात हो रही क्वांटिटी की, तो ये 20 किलोग्राम है, क्या है, 20 किलोग्राम है, और ये कितनी है, 8 किलोग्राम। अब क्या बोल रहा है कि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। गेहूं के मूल्य का 20% है, मतलब 1/5 है। गेहूं का मूल्य अगर 5 के हैं तो चावल का मूल्य कितना होगा, के, ये प्राइस है के। तो क्वांटिटी इंटू प्राइस होगा, वो टोटल वे आ जाएगा, टोटल जो प्राइस है वो आ जाएगी। तो यहां से 20 के टोटल प्राइस, और यहां से कितने आ गई, 40 के। अब देखो 20 के प्लस 40 के कितना हो गया, 60 के। और ये टोटल प्राइस दे रखी है, यहाँ कितने रुपए खर्च हुए, 300 रुपए। कितने रुपए खर्च हुए, 300 रुपए। तो यहाँ 1 किलो के बराबर कितना आ गया, के बराबर 5 आ गया। यानी 1 किलो चावल की मूल्य है 5 रुपए और 1 किलो गेहूं का मूल्य है 25 रुपए। कितना है, 25 रुपए। अब क्या बोल रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि होगी तो गेहूं का मूल्य पहले 25 था, अब कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। 25 का 120%, 120% लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखो क्वांटिटी तो वही रहेगी, 20 किलोग्राम चावल है और गेहूं है 8 किलोग्राम। गेहूं कितना है, 8 किलोग्राम, और गेहूं का जो मूल्य है अब कितना हो गया, 30 हो गया। तो 8 × 30, अब गेहूं पे खर्च कितना हो रहा है, 240, लेकिन खर्च तो वही 300 रुपए लग रहे हैं। तो यहाँ देखो ये 60, इसके लिए 60 रुपए बचे, 60 रुपए बचे। 20 किलो गेहूं का कितना मूल्य रखना है, एक का 3, कितना रखना है, 3। देखो पहले 1 किलो चावल का मूल्य था 5, अब 1 किलो चावल का मूल्य कितना हो गया, 3। तो 5 से कितना हो गया, 3, 5 से कितना हो गया, 3, तो कितना कम हो गया, 2/5। और 2/5 को क्या लिख दूं मैं, 40%। तो क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। देखो है एजुकेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, दोबारा समझ लो एक बार। पहले मैं क्वांटिटी लिख रहा हूँ 20 केजी 8 केजी, प्राइस का रेशियो यहाँ दे रखा है 20% है, तो 20% को मैंने लिख दिया 1/5, यानी चावल का मूल्य 5 के है तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी प्राइस आएगी 20 के, इसकी 40 के, तो टोटल प्राइस दे रही है 300 रुपए। कितनी दे रही है, 300 रुपए। तो यहाँ से के का मान आ गया 5, यानी 1 किलो चावल का मूल्य 5 रुपए, 1 किलो गेहूं का मूल्य 25 रुपए, यानी 1 किलो गेहूं का मूल्य 25 रुपए था, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, 30। तो अब जो गेहूं पर खर्च हो रहा है 240 रुपए, लेकिन ये बोल रहा है 300 रुपए का ही वे रखना है, मतलब
चावल पे आप कितने रुपए खर्च करने हैं? 60 रुपए, लेकिन क्वांटिटी तो 20 रुपए ही है, 20 किलो ही है, तो किस भाव से खरीदने पड़ेंगे? 3 से। तो पहले मूल्य 5 था, अब कितना हो गया? 3। कितना कम हो गया? 2। कितने पे? 5 पे, इंटू 100। 2/5 इंटू 100 कितना आ जाता है? 40%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ए बी सी में भुजा बीसी की लंबाई भुजा ए बी की लंबाई के दोगुने से 2 सेंटीमीटर कम है। तो देखो एक बार डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाने से आसान हो जाएगा। ए बी सी, देखो ए बी की लंबाई अगर मैं के मानूं तो ये कितने जाएगी? 2 गुणे से 2 कम 2 के माइनस। आगे क्या दिया हुआ है? भुजा एसी की लंबाई भुजा ए बी की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। ये के है तो ये कितनी हो जाएगी? के प्लस। याद रहेगा त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप होता क्या है? तीनों भुजाओं का योग। देखो यहाँ के 2 के माइनस 2 और के प्लस 10, इनका योग निकालो तो 2 के 3 के 4 के, और 10 में से 2 के कितना है? 4 के प्लस 8। वो परिमाप दे रखा है कितना? 40 सेंटीमीटर। देखो 40 में से 8 गया कितना है? 32। 4 के बराबर 32 आ गया, तो के बराबर कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। के बराबर कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। अब के बराबर 8 आ गया तो ए बी की लंबाई 8, 10 और 8 कितना हो गया? 18। और यहाँ 8 दूनी 16 माइनस 2 कितना है? 14। सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछी है तो वो कौन सी भुजा है? ए बी, और है कितनी? 8 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? डी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किसी बिंदु टी से एक वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई 32 सेंटीमीटर और केंद्र से टी की दूरी 40 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। डायग्राम बनाओ। ये सर्किल है, सर्किल है, तो एक वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई यहां से मान लेते हैं स्पर्शरेखा 32 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से उस बिंदु की लंबाई है 40 सेंटीमीटर। वो वृत्त की स्पर्शरेखा टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 90 के सामने क्या होगा? कर्ण होगा। इसकी अगर रेडियस का मान यहां से निकालना है तो रेडियस का मान क्या आ जाएगा? कर्ण का स्क्वायर अंडर 40 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर, 1600 माइनस 1024 कितना हो गया? 1600 माइनस 1024 576 का रूट। आर बराबर कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। यानी इसकी त्रिज्या कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या 24 सेंटीमीटर आ गई तो व्यास कितना आ जाएगा? 24 का डबल। 24 और 24 कितना हो जाएगा? 48, 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व किया तो क्या आंसर आ गया? 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दो बेलनों के आधारों की त्रिज्या 4:5 के अनुपात में, उनकी ऊंचाइयां 5:7 के अनुपात में, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें बेलन की, लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या होता है? 2πr/h, 2πr/h। तो पहले बेलन की बात करो तो 2πr1h1 अनुपात 2πr2h2। देखो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। r1 यहाँ है 4, h1 यहाँ कितना है? 5, 4 गुणा 5 अनुपात r2 का मान 5 और h2 का मान कितना है? 7। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4:7। तो क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया? 4:7, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक बगीचे में पहले वर्ष गुलबार के 6 पौधे, प्रत्येक वर्ष माली गुलबार के 3 नए पौधे लगाते हैं। बगीचे में पहले वर्ष चमेली के 26 पौधे थे, जिसमें प्रत्येक वर्ष 2 पौधे खत्म हो जाते हैं। पहले वर्ष के बाद कितने समय में गुलबार के पौधों की संख्या चमेली के पौधों की संख्या के बराबर हो जाएगी? देखो 6 वाला तो बढ़ेगा, 6 वाला तो क्या होगा? बढ़ेगा, और 26 वाला क्या होगा? कम होगा। मान लो टी वर्ष में बराबर हो जाती है, समय मान लेता हूँ टी वर्ष, तो ये प्रत्येक साल 3 बढ़ेगा, 3d बढ़ जाएगा। ये प्रत्येक साल 2 कम होगा तो ये 2t कम हो जाएगा। ये दोनों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यहाँ से सोल्व किया तो 5t बराबर कितना आ गया? 20। 26 माइनस 26 और t बराबर कितना आ जाएगा? 4 साल। t बराबर कितना आ जाएगा? 4 साल। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? तो 11 का भाजकता का नियम कैसे चेक करते हैं? यूनिट डिजिट से चालू करते हैं और एक छोड़ के एक, 3 और 1 4, 0 और 1 5। अच्छा एक छोड़ के एक, तो ये यहाँ 0 तक आएगा, 3 1 और 0। इसके बाद तो ये आगे जाएगा, आगे कोई संख्या है नहीं। 3 1 और 0, इनका योग कितना आ गया? 4 आ गया।
फिर जो बचे हुए 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 में से 4 माइनस किया, इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तो 11 है, इसमें 11 का भाग जाएगा। अब देखो यहाँ यूनिट डिजिट चालू करेंगे, 5 और 4 9, बचे हुए कितने 4 और 5 9, 9 में से 9 किया कितना आया 0। यहाँ से देखो 4 और 1 5, 8 और 5 13, 13 में से 2 किया कितना आया 11। देखो इनका डिफरेंस 0 या 11 आ रहा है, 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए बी सी में 11 का भाग जाएगा। देखो इसका चेक करते हैं, यूनिट डिजिट चालू करना है, अल्टरनेटिव नंबर 1 0 2 और कितना आ गया 3 आ गया, बचे हुए कितने 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 में से 3 माइनस किया तो कितना आया 10। अब इसके डिफरेंस में या तो 0 होना चाहिए या 11 का भाग जाना चाहिए, तो इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा, तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 11 का भाग नहीं जा रहा, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोट की पावर 4 पाई माइनस कोट स्क्वायर 5 बराबर 1, देन द वैल्यू ऑफ कोस की पावर 4 पाई प्लस कोस स्क्वायर 5। देखो पहले तो इसको सोल्व करो, कोट की पावर 4 पाई की बात करूं, इसको उस तरफ ले जाऊंगा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर 5 हो जाएगा। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर 5 की बात करूं तो 1 प्लस कोट स्क्वायर 5 होता है कोसेक स्क्वायर 5, इसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर 5। अब देखो कॉस में मान चाहिए तो मैं इसको कॉस और साइन में चेंज कर लेता हूँ। कोट की पावर 4 है, कोट थीटा क्या होता है कोस अपॉन साइन होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, या पावर 4 है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोस की पावर 4 पाई बटे साइन की पावर 4 पाई बराबर कोसेक स्क्वायर 5 को मैं क्या लिख दूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5। देखो ये कैंसिल होगा तो पावर 4 तो 2 जाएगी, कोस की पावर 4 पाई बराबर क्या हो जाएगा साइन की पावर 4 पाई बटे साइन स्क्वायर 5, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर 5 बचेगा। यहाँ भी जहां भी कोस स्क्वायर 5 लिखा हुआ है वहां मैं लिख दूं साइन स्क्वायर 5, तो क्वेश्चन में जो कोस की पावर 4 पाई लिखा हुआ है मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर 5 और आगे क्या लिखा हुआ है प्लस कोस स्क्वायर 5। इसका मान हमेशा कितना होता है, एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है क्या, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व किया तो कौन सा ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यदि विद्यार्थी अंग्रेजी 3 घंटे पढ़ता है तो वह गणित कितने घंटे पढ़ता है। देखो वर्ताकार है, अंग्रेजी का टाइम दे देगा 3 घंटे, अंग्रेजी 15% है और गणित है 35%, तो इनका अनुपात कितना आएगा 3:7। अब ये 3 घंटे पढ़ता है तो ये कितना बढ़ेगा 7 घंटे, देखो 3 का मान 3 घंटे तो 7 का मान कितना जाएगा 7 घंटे, कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। देखो मैथ 15% है और मैथमेटिक्स कितना है 35%, तो 3:7, 3 घंटे और 7 घंटे, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्वाधिक उत्पादन वाले महीने और न्यूनतम उत्पादन वाले महीने का उत्पादन अनुपात ज्ञात करें। देखो सर्वाधिक यहाँ दिख रहा है 108, सर्वाधिक 108 और न्यूनतम यहाँ दिख रहा है 45। देखो 9 से काटूंगा तो ये 12 बार और 9 से काटूंगा तो ये 5, ये अनुपात पूछा था। क्वेश्चन नंबर 24 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित समीकरणों के लिए ए और बी के मान क्या है जिनके अपरिमित रूप से अनेक हल हो, इनफिनिट हो। देखो इससे पहले शिफ्ट में भी आया था कि एक बार दोबारा देख लो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ठीक है, तो उसके अद्वितीय हल होता है, क्या होता है यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, उसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता, यानी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। लेकिन जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 दिया हो तो उसके इनफाइनाइट यानी अपरिमित हल होंगे, इनफाइनाइट अपरिमित हल होंगे। तो देखो यहाँ a1 बटे a2 अपरिमित का मान दे रखा है तो a बटे 3 बराबर b बटे -5 - 2a बराबर 2 बटे 6। देखो पहले इनको सोल्व करूं तो 2 बटे 6 कितना हो जाएगा 1 बटे 3 हो जाएगा क्या? तो 3 से 3 कैंसिल हो गए तो 1 का मान तो कितना आएगा 1 आएगा, तो
बी और सी ऑप्शन नहीं आएगा। ए का मान 1 रखूं, ए का मान यहाँ 1 रखूं तो ये कितना हो जाएगा, बी बट्टे -3 हो जाएगा क्या। 5 - 2 कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ सोल्व कर लेता हूँ, बी बट्टे -3 बराबर 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, बी बराबर कितना आ गया, -1। बी बराबर कितना आ गया, -1। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, 1 और -1, 1 और -1 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो ये था आज का पेपर 12 सितंबर 2024 को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका पेपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।